अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ब्रेनिक्स एकेडमी। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है टॉपिक का वो है ऑल वाइसरॉयज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इंडिया के जितने भी वाइसरॉय थे उन सब के का जो है ना मैंने एक शॉर्ट से नोट्स बना लिए हैं जिसमें सारे वाइसरॉयज को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। और इन सब वाइसरॉयज को मैंने एज अ पॉइंट वाइज लिख लिया है ताकि आपके लिए क्विक रिवीजन नोट्स बन जाएं। और जब भी किसी टेस्ट के नज़दीक ज़्यादा नज़दीक टाइम आ जाए आप जस्ट जो है इन नोट्स को रिवाइज कर ले, आपका जो है वो जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वायसराय है वो आता है लॉर्ड कैनिंग। इसका जो टेन्योर है वो 1856 से लेकर 1862 तक है और ये फर्स्ट वायसराय था। तो आपसे एमसीक्यूज में ऐसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आप वायसरायज के नेम लिखे होंगे तो आप जो है वो लॉर्ड कैनिंग के ऊपर जो है वो टिक करेंगे। अगर आपको याद हो मेरा लास्ट लेक्चर जिस टॉपिक पर हमने एंड किया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बरतानिया की मलका विक्टोरिया आई थी तो उससे पहले जो है वो ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जिसको भेजती थी उसे गवर्नर जनरल कहते थे। और अब जो बरतानिया की मलका जिसको भेजेगी उसे हम वासराय कहेंगे। तो इस वजह से अब जो है वो गवर्नर जनरल का ओहदा जो है वो खत्म हो गया है और अब जो है वासराय का ओहदा जो है वो शुरू होता है। तो पहले पॉइंट में उसने यही लिखा हुआ है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 लेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड ऑफ द कंपनी रूल। तो जब जंग खत्म हुई तो जैसे ही जंग खत्म होती है तो ये जो आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था ये जो है खत्म हो गया और अब जो है वो वासराय आ जाएगा। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हुआ और एंड कब हुआ? वो 1858 के अंदर। या वो ये पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल का ओहदा कब खत्म हुआ, तब भी आप कहोगे 1858 में खत्म हुआ था। या जब वो आपसे कहे कि ये बताएं ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कब खत्म हुआ था तो वो भी 1858 में खत्म हुआ था। रिवोल्ट ऑफ 1857 का मतलब है ये जो जंग है, ये जो भी 1857 की जंग आज़ादी थी इसको रिवोल्ट भी कहते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 या इसे म्यूटनी भी कहा जाता है, बगावत की जंग भी इसे कहते हैं। तो ये इसी का नेम है। उसके बाद सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है इंडियन पेनल कोड 1860। तो जब इस वास्ट्राय का दौर था तो इसके दौर में जो है वो इंडियन पेनल कोड आया था। अब इंडियन पेनल कोड जो है इसको शॉर्ट में लिखते हैं आईपीसी। आई से इंडियन, पी से पैनल, सी से कोड। और ये कब आया था? 1860 में आया था। ये आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आईपीसी कब आया, नीचे उसने सन दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1860 में आया था। अब ये क्या था इंडियन पैनल कोड? असल में इंडियन पैनल कोड में जो है ये ब्रिटिश ने दिया था। उन्होंने इस कोड को इसलिए लागू किया ताकि लोगों को बताया जा सके कि अगर किसी शख्स ने कोई भी जो है वो क्राइम किया है तो उस पर जुर्माना होगा, कैद की सजा होगी, या क्या चीज उसके ऊपर लागू करनी है। तो इस कानून को जो है वो आईपीसी का नाम दिया गया। ये जो कानून था ये पूरे के पूरे जो ब्रिटिश इंडिया है पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर लागू किया गया था। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई शख्स कत्ल करता है तो ये जो दफा आईपीसी है उसको 302 का नाम दिया गया। तो फिर उसमें कत्ल वाले शख्स की इसको सजा सुनाई गई कि उसको क्या सजा देनी है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स चोरी करता है तो आईपीसी ने इसे 379 दिफा का नाम दिया और बताया कि चोरी वाले शख्स को क्या सजा देनी चाहिए। इस तरीके से अगर कोई शख्स जना करता है तो आईपीसी ने उसे नंबर दिया 497 और बताया कि इसको ये सजा देनी है। अगर कोई शख्स अगवा करता है तो आईपीसी ने इसे 365 का नेम दिया और बताया कि इसको जो है वो ये सजा सजा देनी है। तो ये जो कानून था इसे आईपीसी का नाम दिया गया। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ। थर्ड है इंडियन काउंसिल एक्ट। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो कब हुआ? 1861 में। इंडियन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें ये बताया गया कि ये जो आपके पास असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें जो इंडियंस की तादाद है उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। या इंग्लिश में आप कह सकते हो इंक्रीज पावर ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ऑप्शन में आपसे यही पूछा जाएगा एमसीक्यूज में कि इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया था, तो आपने बताया 1861 में आया था। और उसमें क्या हुआ था? उसमें जो इंडियन की तादाद थी उसको असेंबली के अंदर बढ़ाने के लिए कहा गया था। ये एक्ट आया था 1861 में, एक्ट आया था।
अब मेन चीज है, आपको ये पता होना चाहिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो आईपीसी था ये कौन से वासराय के दौर में आया, तो लॉर्ड कैनिंग के दौर में आया था। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, आईपीसी और आईसीई। तारीख सबसे इसकी इंपॉर्टेंट है, डेट, और दूसरा कौन से वासराय के दौर में है। तो ये आपने चीजें याद रखनी है, सन भी और कौन से वासराय के दौर में क्या क्या चीज हुई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पहला था ये आपके पास जो है लॉर्ड कैनिंग के बारे में था। उसके बाद सेकंड जो लॉर्ड है वो है लॉर्ड लिटन। इसका जो टेन्योर है वो 1876 से लेकर 1880 तक है। अब इसके दौर में क्या हुआ था, इसके दौर में जो है वो दिल्ली दरबार हुआ था, 1877 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो ब्रिटानिया की मलका थी, मलका विक्टोरिया, उसे खिताब दिया गया, उसे टाइटल दिया गया, उसे टाइटल दिया गया इम्प्रेस ऑफ इंडिया, या क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया, उर्दू में से आप कहते हो मलका कैसरे हिंद का टाइटल दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल मलका विक्टोरिया को कब दिया गया और कौन से वायसराय के दौर में दिया गया, तो लॉर्ड लिटन के दौर में दिया गया। और कौन सा वो कानून था, 1877 के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो इसको इम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। दूसरा है वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878, भी इसी के दौर में हुआ था। अब ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड इंडियन न्यूज़पेपर। अब ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या चीज़ है, असल में होता ये था कि ये जो वायसराय था लॉर्ड लिटन, इसके दौर में जो है ना, इसने कुछ जो है वो कुछ ज़ाहिर बात है चेंजिंग ये करता रहता था स्लोली स्लोली करके। तो इसने जो है वो जो CSS था, सिविल सर्विस, उस टाइम जो इंडिया में था, उसने उसकी एज जो है वो 21 से 90 कर दी, 90 कर दी थी, 19 इसने कर दी थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने इसके खिलाफ जो है वो लिखना शुरू कर दिया। जाहिर बात है उस टाइम पर न्यूज़पेपर्स होते थे, ये जो डिजिटल सिस्टम है ये नहीं होता था, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, क्योंकि न्यूज़पेपर में सारे की सारी जो है वो खबरें होती थी पूरे की पूरी हिंदुस्तान की। तो अब लोगों ने इसके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया वासराय के, तो लोग जो है वासराय के बारे में गलत गलत जो है वो बातें लिखने लग गए थे। तो जिसकी वजह से जो वासराय है उसने कहा कि अगर अखबार में कोई भी चीज जब भी छपनी है, तो छपने से पहले वो वासराय के पास जाएगी, वासराय उसको पहले रीड करेगा, अगर उसको सही लगेगा तभी वो चीज न्यूज़पेपर में छपेगी, अदरवाइज कोई भी न्यूज जो है वो आप अखबार में नहीं लिख सकते। तो इस प्रेस को नाम दिया गया वर्निकुलर प्रेस एक्ट का। और ये कब आया था, ये 1878 में आया था। ये आगे जाकर एबोलिश भी होगा, खत्म हो जाएगा आगे जाके। तो याद रखिएगा ये आया कब था, ये 1878 में पहली बार आया था वर्निकुलर प्रेस एक्ट। उसके बाद इसके दौर में क्या हुआ था, उसके बाद इसके दौर में जो हुई थी वो सेकंड एंग्लो अफगान वार हुई थी। और ये वार कब हुई थी, ये वार 1878 से लेकर 1880 तक हुई थी। ये बात याद रखनी है कि सेकेंड एंग्लो वार किस वासराय के दौर में हुई थी और उसका टेन्योर कितना था। तो ये आपके लिए मेन बात है। अब सेकेंड एंग्लो वार क्या चीज है उसको थोड़ा सा आप लोग देख लें। ये जो सेकेंड एंग्लो वार थी, ये ब्रिटिश और अफगानिस्तान के लोगों के दरमियान में थी, अंग्रेज थे और अफगानिस्तान के लोग थे। हुआ ये था कि जो बरतानिया था उसने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। और जैसे उसने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, उसने खुद जबरदस्ती हमला किया था, और उसने हमला करके काबिल पे कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के आसपास के सारे इलाके ऑलरेडी जो है वो बरतानिया के कब्जे में थे, लेकिन फिर भी वो अफगानिस्तान पर भी कब्जा करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि पूरा का पूरा जो ये मगरबी हिस्सा, ये सारा का सारा उसके अंडर आ जाए। तो उसने बता अफगानिस्तान पे हमला किया, काबिल पे कब्जा कर लिया, फिर कब्जा कर लिया। लेकिन उसमें बरतानिया जीत चुका था इस जंग के अंदर, ये जब पूरा जंग हो रही थी तो बरतानिया को जो है इसमें विक्ट्री हुई थी। लेकिन फिर भी 1880 में जो है वो बरतानिया ने क्या किया, अपनी फौज को ना अफगानिस्तान से वापस ले लिया। वो क्यों लिया था, क्योंकि अफगानिस्तान के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, तो रूस से डर की वजह से ना जो बरतानिया था उसने अफगानिस्तान को जो है मीन्स छोड़ दिया उसको, मतलब वहां से वापसी का उसने रास्ता अख्तियार कर लिया, और इस तरीके से फिर जंग खत्म हुई थी। लेकिन जो बरतानिया था वो मुकम्मल तौर पे फिर भी अफगानिस्तान से नहीं गया था, वो सियासी मुदाखलत जो है उनके कामों के अंदर करता ही रहता था। वो आगे जाके बाद की बात है फिर कैसे जो है वो बरतानिया के लोग जो हैं वो बिल्कुल वहां से जाके खत्म होते हैं जब अगेन वार होती है। तो फिलहाल जो है उन्होंने सियासी मुदाखलत जो है वो लोग करते रहते थे। तो ये आपके पास सेकेंड एंग्लो अफगान वार थी, ठीक है। और ये किसके दौर में हुई थी, लॉर्ड लिटन के दौर में हुई थी। अब वायसराय का जो टेन्योर है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो वायसराय है वो है लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन का जो टेन्योर है वो 1880 से लेकर 1884 के दरमियान में है। इसने क्या किया था, इसने इंडियन रिफॉर्म्स दी थी। अब लॉर्ड रिपन के बारे में थोड़ा सा देख लें कि जो लॉर्ड रिपन है उसने क्या क्या काम किए थे। अब ये जो लॉर्ड रिपन है, ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट था, इसने उस वर्निकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया था। तो यही मैं आपको पीछे बताना चाह रही थी कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट कब आया था और कब खत्म हुआ था, किस किस लॉर्ड के टेन्योर में खत्म हुआ था और कौन से साल में खत्म हुआ था। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अब ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट कब खत्म हुआ, 1882 में इसको एबोलिश कर दिया गया था, इसको फिनिश कर दिया गया था, इसको खत्म कर दिया गया था। और कौन से वायसराय के दौर में खत्म किया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे इसको खत्म कर दिया गया था। उसके अलावा इस वायसराय के दौर में क्या हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882, और इसके टाइम पे जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट भी हुआ था इसके टाइम पे। अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट क्या है, और ये हुआ था 1882 में। इसमें स्ट्रेंथ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स, इसमें क्या हुआ था, इसने जो ब्रिटिश के लोग थे, उसने जो मुख्तलिफ शहर थे और देहात के इलाके थे, उसने वहां पे ना मुकामी सतह पर ना छोटे छोटे जो है ना हुकूमती अदारे बना दिए, ताकि पूरा जो हिंदुस्तान है उसके सिस्टम को अच्छे से जो है वो चलाया जा सके। उसने वहां पर म्यूनिसिपल कमेटीज बनाई, ज़रात बोर्ड्स बनाए, ज़िली जो है इन्होंने जो है वो कुछ मजलिसें कायम की, नाजिम बनाए, उन्होंने कमेटियां बनाई, सेहत की अलग कमेटी बनाई, सफाई वाली अलग बनाई, तालीम की अलग बनाई। इस तरीके से उसने दीगर काफी सारी जो है ना वो कमेटीज बनाई थी, ताकि हिंदुस्तान का जो निज़ाम है, सिस्टम, वो बहुत जो है वो अच्छी से चलाया जा सके। तो इसे कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट। ये कब आया था, 1882 में आया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद थर्ड है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, रेगुलेटेड जो है चाइल्ड लेबर। इसमें क्या हुआ था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो फैक्ट्रीज कायम की गई थी, छोटी छोटी फैक्ट्रीज कायम की गई थी, कॉटन फैक्ट्री जैसे होगी, ईंटों की फैक्ट्री होगी, हर चीज की ना छोटी छोटी फ्लोर मिल्स हो गई, इस तरह की फैक्ट्रीज जो कायम हुई थी, वो जो है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट उसका नाम था। और ये कब हुआ था, 1881 में ये हुआ था। ये बात आपने याद रखनी है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, कि कब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ और कौन से वायसराय के दौर में हुआ, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब हुआ, किस ईयर में हुआ, और किस वायसराय के दौर में हुआ। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वायसराय जो आता है वो है लॉर्ड डिफिराइन। इसका जो टेन्योर है 1884 से लेकर 1888 तक है। ठीक है, ये इसका टेन्योर है, टेन्योर जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसने क्या किया था, इसके दौर में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस की बुनियाद जो है वो 1885 में हुई थी, और किस वायसराय के दौर में हुई थी, लॉर्ड डिफरेंट के दौर में हुई थी। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की बुनियाद जो है वो किसने रखी थी। कांग्रेस की बुनियाद ए ओ ह्यूम ने रखी थी। ठीक है, ये एक जो है वो इंडिया का बंदा था, ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। ठीक है, इसने जो है वो कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। अब ये हुआ था लॉर्ड डिफरेंट के दौर में। उसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो बर्मिस वार भी हुई थी। और ये वार कब हुई थी, 1885 में हुई थी। और कौन से दो लॉर्ड के दौर में हुई थी, लॉर्ड डिफरेंट के जो है वो दौर में हुई थी। अब इस जंग के बारे में थोड़ा सा देख लें। ये जंग अब किस किस के दरमियान में हुई थी, जाहिर बात है ब्रिटिश तो होंगे, तो ये जंग जो है वो बरतानवी सल्तनत और बर्मा के लोगों के दरमियान में हुई थी। फिलहाल जो बर्मा है उसे हम म्यांमार कहते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये जंग जो है ब्रिटिश और बर्मा के लोगों के दरमियान में हुई थी। और इसमें ये हुआ था कि जब बरतानिया ने जबरदस्ती जो है वो कब्जा कर लिया था बर्मा के ऊपर। और बर्मा के कुछ जो इलाके थे ना, उस पे पहले इसने इसके जो सेंट्रल इसके जो शहर थे उस पे कब्जा कर लिया। और इसने जो ये बर्मा है उसको अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। जो बर्मा के कुछ इलाके थे, ब्रिटिश ने उन पर पहले ऑलरेडी कब्जा किया हुआ था, लेकिन फिर भी ये चाहते थे कि पूरे का पूरा इलाका जो है वो इनके कब्जे में आ जाए। इस इनके खास तौर पे इलाके थे एक रंगून और अरकान पर, इनका जो है ये ऑलरेडी उस पर जो है वो पहले इनका कब्जा था, बस बर्मा इनके पास रह गया था। लेकिन बर्मा का एक बादशाह था जिसका नाम शिबाऊ था, उसने बहुत ज्यादा मज़ाहमत की ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन फिर भी अंदरूनी तौर पे तो ब्रिटिश जो है वो इनके इलाकों में दाखिल हो चुके थे। सबसे पहले ब्रिटिश ने जो है इनका दारुल था मांडे, उस पे कब्जा किया। फिर उन्हें शिबा को गिरफ्तार कर दिया, और गिरफ्तार करने के बाद जो है इसको जो है ना रंगून में जिला वतन कर दिया। और इसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने पूरे के पूरे जनूबी एशिया पे कब्जा कर लिया। तो ये इस जंग का छोटा सा ओवरव्यू है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है।
तो अब ये कौन से लॉर्ड के दौर में हुआ? लॉर्ड डिफरेंट के दौर में। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, और दूसरा थर्ड एंग्लो वार हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और कौन से वायसराय के दौर में हुई थी? लॉर्ड डिफरेंट के दौर में हुई थी। अब नेक्स्ट वायसराय देखते हैं, लॉर्ड कर्जन को डिस्कस करते हैं। अब लॉर्ड कर्जन है, इसका टेन्योर कितना है? 1899 से लेके 1905 तक है। ये है लॉर्ड कर्जन का टेन्योर। अब अगला वायसराय जो है वो ये बनता है। अब इसके टाइम पर क्या हुआ था? इसने जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दी थी। तो यानी इसने बंगाल को डिवाइड कर दिया था सबसे पहले। ये इसके दौर में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी? 1905 में हुई थी। और कौन से वायसराय के दौर में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के दरमियान में हुई थी। असल में हुआ ये था कि जैसे ही लॉर्ड कर्जन आया, तो उसने जो है ना वो बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल कर दिया। जो ईस्ट बंगाल था, इसने उसका दारुल ढाका रख दिया था, और वहां पर मुसलमान ज्यादा थे। जो वेस्ट बंगाल था, उसका दारुल इसने कलकत्ता रख दिया था, और वहां पे सब मिक्स थे। तो हिंदू जो है वो खिलाफ हो गए कि मुसलमान जो है उनको ज्यादा जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, जबकि हिंदू को पूछा नहीं जा रहा। तो हिंदू जो लोग थे वो सड़कों पे आ गए। उन्होंने जो इसके खिलाफ ना एक तहरीक शुरू कर दी थी, जिसे कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। इन्होंने ये स्टार्ट कर दी थी, स्वदेशी मूवमेंट। तो सड़कों पे ये लोग आ गए थे। तो ये जो पूरा हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये वाकया एक इवेंट है। तो ये जो है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। और ये कब हुआ था? 1904 में हुआ था। तो इसमें ये हुआ था कि ब्रिटिश ने जितनी भी एजुकेशन थी उस पर कंट्रोल रख लिया था। मतलब उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे उन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया, और भी काफी सारी इस्लाहत इन्होंने की। तो ये जो यूनिवर्सिटीज वाला एक्ट था, ये 1904 में हुआ था, और ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो वास्ट्राय आता है वो है लॉर्ड मिंटो टू। इसका जो टेन्योर है 1905 से लेकर जो है वो 1910 तक है। इसके दौर में जो अहम बात थी वो क्या चीज थी? सेपरेट इलेक्ट्रोड्स हुए थे। ठीक है, यानी इसने जो है मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात का सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया था। उसके अलावा इसके दौर में क्या हुआ था? लॉर्ड मिंटो के दौर में इसने जो है वो मिंटो माले रिफॉर्म्स की थी। मिंटो माले इस्लाहात जिसे कहते हैं। और मिंटो माले इस्लाहात की थी। जो मिंटो है वो आपके पास जो है वो वो तो वासरॉय है। और जो मॉर्ले है, ये वजीर अनवर हिंद था, जिसे आप सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये उस टाइम पे ना लंदन में बैठा करता था। तो ये जो वासरॉय था, ये वजीर अनवर हिंद को जवाबदा होता है, और वो जाके आगे जो है ना वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाबदा होता है। और ये जो एक्ट था, इस एक्ट में जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, इंडियन की पावर को इंक्रीज कर दिया गया था। उसके अलावा मुसलमानों के लिए जो है वो जुदागाना इंतखाबात हुए थे इस मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के अंदर। और ये कब हुआ था? 1909 में ये हुआ था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग टू आया था 1910 से लेकर 1916 में आया था। इसके दौर में वो दिल्ली को जो है ना वो कैपिटल बनाया गया था। अभी आपको याद है मैंने पार्टीशन ऑफ बंगाल गई थी, इसमें मैंने बताया था कि जो बंगाल थी उसका जो दारुल हुकूमत था वो दिल्ली था। अब वो चेंज होकर इसका कैपिटल जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले कोलकाता था, अब दिल्ली हो जाएगा इसका कैपिटल। तो यही था, इसमें जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को मंसूख कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। क्योंकि हिंदू जो है वो सड़कों पे आए हुए थे, बहुत ज्यादा एहतजाज कर रहे थे। तो इसको जो है वो 1911 में एबोलिश कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। कब जब पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म हुआ था? 1911 में हुआ था। उसके अलावा दिल्ली दरबार हुआ था, कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। और इसके अलावा जो ये जो दारुल हुकूमत पहले इन्होंने कलकत्ता रखा हुआ था, उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। और ये भी 1911 में ही हुआ था। और ये कौन से लॉर्ड के दौर में हुआ था? लॉर्ड हार्डविंग के दौर में हुआ था। इसके इस वास्ते के टेन्योर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड है। अब लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है इसका टेन्योर कितना है? 1916 से लेकर 1921 तक इसका टेन्योर है। अब इसके टाइम पर क्या हुआ था इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके टाइम पे जो है वो मोंटेगो चैम्सफोर्ड इस्लाहत हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी, जिसमें इसने डर की सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। डर की सिस्टम का मतलब होता है, जैसे उर्दू में आप कहते हो दो काबीना। जैसे हमारे यहाँ अपर हाउस लोअर हाउस है, तो इसे कहते हैं डर की सिस्टम। तो इसने डर की सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, ताकि जो सियासी निज़ाम है वो और बेहतरी तौर पर चल सके। उसके अलावा जो रॉलेट एक्ट था वो भी इसी के टाइम पर आया था। अब हुआ क्या था इस टाइम पे ना, वर्ल्ड वार 1 खत्म हुई थी। और उसने रोलेट एक्ट में ये था कि जिस भी शख्स ने वर्ल्ड वार 1 में इन अंग्रेजों की मुखालफत की थी, उस शख्स को ढूंढा जाए वो कौन कौन से लोग थे, और उन लोगों को पकड़ कर जो है वो सजा दी जाए। और जो लोग थे, हिंदुस्तान के लोग थे, उन्होंने इसे काला कानून कहा था, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि उनको जो है वो पनिशमेंट दी जाए। तो जबरदस्ती ये जो कानून जो है ये लागू किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे जलने वाला बाग का वाकया हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, जलने वाला बाग का वाकया।
ये ना अक्सर पूछा जाता है कि जलियांवाला वाला बाग का वाकया कैसे हुआ था, कब हुआ था, तो 1919 में ये हुआ था। तो इस वाकये में क्या हुआ था जलियांवाला बाग में, इसमें ये वाकया तकरीबन 13 अप्रैल ना 1919 को हुआ था। इसमें जो बरतानवी लोग थे ना, उन्होंने क्या किया था, वो हिंदुस्तान का एक शहर था अमृतसर, ठीक है, पंजाब का इलाका है ये, उसमें दाखिल हो गए थे। और वहां पे ना एक मेला चल रहा था, बैसाखी का मेला जिसे कहते हैं, और ये सबसे बड़ा मेला होता था, इसमें बहुत लोग जमा होते थे। तो वहां पे जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है वहां पे लोगों ने जो है वो आवाजें देना शुरू कर दी, तहरीक चलने लगी, नारे लगने लगे, और ब्रिटिश के खिलाफ हो गए वहां पे नारों में लोग। तो वहां पे जो उनका जर्नल था बरतानवी का, उसने जो है ना वो धड़ाधड़ वहां पे ना फायरिंग स्टार्ट कर दी। और वहां पे तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो है वो बहुत लोग जो है वो मारे गए थे। तो और हजारों जो है वो वहां पे जख्मी हुए थे इस जलने वाले बाग वाकये के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हुई थी। जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये गांधी ने लॉन्च की थी, यानी गांधी ने ये दी थी। उसमें गांधी ने कहा था कि हम किसी भी सरकारी दफातर में नहीं जाएंगे, ना अदालत में जाएंगे, ना किसी दफ्तर में जाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि धरना दे के बैठे रहेंगे। उसे कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये कब हुई थी? 1920 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट वास्ता है लॉर्ड इरविन आता है। अब लॉर्ड इरविन का टेन्योर कितना है? इसका टेन्योर 1926 से लेके 1931 के दौर में इसका टेन्योर है, ठीक है, लॉर्ड इरविन का। और इसके टाइम पर क्या हुआ था, इस लॉर्ड इरविन के टाइम पर जब वो साइमन कमीशन हुआ था। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन याद रखिएगा, सबसे पहले साइमन कमीशन जो है वो नवंबर में आया था, 1927 में आया था। इसमें टोटल 7 अंग्रेज लोग थे, ठीक है। साइमन कमीशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया के सारे मसाइल्स को वो एक वॉल्यूम में लिखा, और वो जो मसाइल थे उनको किस तरीके से हल किया जाए उसके बारे में उसने जो है वो प्रपोजल दिए थे, चीजें दी थी। तो इसको कहते हैं साइमन कमीशन, ठीक है। पहली बार साइमन कमीशन जो है वो आया था 1928 में, आया था 27 में भी आया था, 28 में भी आया था, और दूसरी बार जो है वो 1929 के अंदर आया था साइमन कमीशन। तो ये साइमन कमीशन है। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन 1929। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्णा स्वराज। अब इसमें क्या हुआ था, लाहौर रेजोल्यूशन 1929 में, इसे इसे कहते हैं करार द लाहौर, ये जो है 1929 में हुई थी। असल में दरअसल जो है ना, ये हिंदुस्तान की आज़ादी का एक बड़ा अहम सिग्नल था। लोग कह रहे थे कि हिंदुस्तान को आज़ाद किया जाए। ये जो करारदाद है ये 28 और 29 दिसंबर 1929 को हुई थी, ठीक है। और ये किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी। ये उनका सालाना इजलास था और ये लाहौर में हुआ था। तो ये इनका सालाना इजलास था, ये लाहौर में हुआ था। और इसकी सदारत किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस ये जो करारदाद थी, इसमें पहली बार जो है वो मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया गया था। ये जो पूर्णा वर्ड है इसका मतलब होता है मुकम्मल आज़ादी। और इसमें जो है नेहरू ने कहा कि हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए, हम जो है वो डोमेन स्टेट में नहीं रहेंगे। डोमेन स्टेट का मतलब इंडिया के अंदर, ब्रिटिश के अंदर हम नहीं रहना चाहते, तो हमें जो है वो डोमेन स्टेट से बाहर निकाला जाए। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। असल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो गांधी जो है उसने काफी सारी तहरीकें जो है वो चलाना स्टार्ट कर दी थी। इसने जो है वो साल्ट मूवमेंट करना शुरू कर दी थी। उसके अलावा इसने डंडी मार्च भी किया, और इसकी वजह से सड़कों पर आए हुए थे, और इसको जो है ना वो अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में डाला हुआ था। फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो गांधी को आना पड़ा। फिर ये पैक्ट हुआ, लेकिन जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई किसी का भी कोई नतीजा नहीं निकला था। और ये वही टाइम था जब कायद आज़म जो है वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद दिलबदश्ता होकर चले गए थे, अपनी तालीम हासिल करने ला के लंदन चले गए थे। फिर राम इकबाल उनको जो है वो दोबारा बुलाते हैं। ये जो है इस टाइम पर वाकया हुआ था, ये वाला। बोरिंग बना रहे हैं। फिर उसके बाद अगला वासराय जो है वो आया, लॉर्ड विलिंगटन आया। लॉर्ड विलिंगटन के दौर में क्या हुआ था, लॉर्ड विलिंगटन का जो टेन्योर है ये 1931 से लेकर 1936 तक है। अब इसके दौर में क्या हुआ था, एक तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुई थी, ठीक है। उसके अलावा कम्युनल अवार्ड भी इसके टाइम पे दिया गया था। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी जो है वो इसी के दौर में आया था, ठीक है। कम्युनल अवार्ड क्या था, यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा देख लें। असल में जो कम्युनल अवार्ड था, इसका मतलब ये था कि जो जितने भी बरसगीर है ना, उसमें जितनी भी पार्टीज हैं उनको सीटें दी जाए। फिर इस तरीके से हर जो थी पार्टी थी ना, उसको अलग अलग सीटें दी गई थी। इसे कहते हैं कम्युनल अवार्ड।
उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था। वो क्या चीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? इसमें यह था कि फेडरल सिस्टम को उन्होंने कहा कि फेडरल सिस्टम बनाया जाए। इसके अलावा सूबों को खुद मुख्तारी भी दी जाए। उसके अलावा जो है अलग अलग इंतखाबात होने चाहिए। कायदे अज़म ने इसको कबूल नहीं किया था। फिर ये एक्ट नाकाम हुआ था, जिसके बाद 1940 में जो है वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान बनता है। तो ये इस एक्ट की जो है वो नामंजूरी की वजह से होता है। उसके बाद लॉर्ड लिंथलिगो आता है। इसका टेन्योर 1936 से लेकर 1943 में है, और इस टाइम पे जो है वर्ल्ड वार 2 का ये एरा चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार हो रही थी। ठीक है। इंडिया ने फोर्स किया था वार में आने के लिए। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, और ये जो पीछे चल रही थी इंडिया मूवमेंट, उसको जो है वो खत्म कर दिया गया था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और जिसमें जो है वो गांधी को उन्होंने जो है वो अरेस्ट कर लिया था। गांधी वैसे बहुत बार जो है ऑलरेडी पहले भी अरेस्ट हो चुका था। उसके बाद है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल का जो टेन्योर है 1943 से लेकर 19 जो है वो 47 तक है। इसके दौर में क्या हुआ था? लॉर्ड वेवल के दौर में, इसके दौर में जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। और शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी आपके पास 1945 में हुई थी। ठीक है। इसमें जो है उन्होंने कोशिश की थी कि अलग से जो है वो इंडिया जो है वो बन जाए, अलग से जो है उनको आजाद किया जाए। लेकिन जो है सारी बात ऐसा हो नहीं सका। उसके बाद नेक्स्ट में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन भी इसी टाइम पर आया था। उसके अलावा डायरेक्ट एक्शन डे भी इसी टाइम पर हुआ था, इसमें हिंदू मुस्लिम रोइट्स इन बंगाल। तो 1946 में हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1945 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो वास्ट्राय आता है, लॉर्ड माउंटबेटन आ जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब जो है वो आज़ादी का हमारा वक्त आ गया। 1947 का हुआ था। अब ये किस वासराय के दौर में हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन के दौर में हुआ था। ये बात आपने याद रखनी है। जिसमें जो है वो पार्टीशन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान की। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो है वो पार्टीशन हुई थी, क्या क्या उसके अंदर हुआ था। ये थोड़ा सा क्विक रिव्यू है कि आपने याद रखना है कि कैसे कैसे जो है ना वो वासराय थे, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है। क्लेवर लीडर, रिफॉर्म, डिवाइड कम्युनिटीज, मेकिंग हिस्ट्री, कंक्यूरिंग इंडिया वेज, लीडिंग मैसिव चेंज। फिर उसके बाद सी से कैनिंग बनता है, एल से जो है वो लिटन बनता है, आर से रिपर बनता है। और आगे लिखा हुआ है कि इसके दौर में क्या क्या हुआ था। प्रेक्स एक्ट हुआ था, अफगान वार हुई थी। ये ही चीज आपने याद रखनी है कि किस वासराय के दौर में क्या हुआ था। एम से मिंटो है, मिंटो के दौर में क्या हुआ था? मिंटो माले रिफॉर्म्स हुई थी। अब लॉर्ड लिंथगो के दौर में क्विट इंडिया हुआ था। माउंटबेटन के दौर में क्या था? पार्टीशन हुई थी और इंडिपेंडेंस हुई थी। तो ये शॉर्ट से क्विक रिव्यू है। इसको आप याद कर लें, तो ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको इजीली जो है वो याद रह जाएगा कि किस वासराय के दौर में जो है वो क्या हुआ था।